कर दी है। हमने 139 देखा, आपको पता है 139 जो कि था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में। उसके बाद हमने 140 देखा जो कि था रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टार भी किया है और मैंने इसके तरह करेक्ट भी किया है, मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट। आपका ऑडिट का पेपर 141 के बिना नहीं हो सकता है। 141 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। इट्स अबाउट द एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, राइट। इट इज अबाउट द एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। अच्छा, अगर ये सेक्शन की तरह बात करते हैं, ध्यान रखना, तो ये सेक्शन की तरह हमें 4 सबसेक्शन समझने हैं, राइट। तो एक्चुअली आप देखो जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, सबसेक्शंस कम होते जा रहे हैं। 139 में 11 सबसेक्शंस थे, 140 में 5 सबसेक्शन थे, 141 में सिर्फ 4 सबसेक्शन है। फिर भी बहुत बड़ा है सच, बट 4 सबसेक्शन है। कौन से 4 सबसेक्शन है देखो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सिंपली कुछ सबसेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर वो सबसेक्शन को मैं थोड़ा ओपन करता हूं तो 140 सबसेक्शन 1, राइट, विच इज बेसिकली अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर एन अपॉइंटमेंट, मतलब कि इंडिया में ऑडिट करने के लिए कौन एलिजिबल है, सो दैट इज अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट। अच्छा, सबसेक्शन 2 दैट इज अबाउट द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, एंड सबसेक्शन 4 दैट्स अबाउट द वैकेशन ऑफ ऑफिस। अगर आप कुछ चीजें सही नहीं करते हो तो आपको ऑफिस खाली करनी पड़ेगी, वैकेंट करनी पड़ेगी। तो 4 सबसेक्शन के बारे में डिस्कस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज अबाउट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। चलो, तो मैं आपको अपने कलर चार्ट बुक में लेके जाता हूं और फिर हम मॉड्यूल में भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चार्ट बुक में जो ब्लू कलर है दैट्स अबाउट ऑल द सबसेक्शन। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट वर्दी थिंग इज कि जो हमारा सबसेक्शन 3 है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सबसेक्शन 3 के तरह डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हैं। सबसेक्शन 3 देयर इज एवरीथिंग अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। और ये डिस्क्वालिफिकेशन आप देखेंगे ना, तो डिस्क्वालिफिकेशन के तरह आप डिस्क्वालिफिकेशन देखोगे ना, तो डिस्क्वालिफिकेशन के तरह बेसिकली देयर आर क्लॉज ए टू क्लॉज आई। हेलो, क्लॉज ए टू क्लॉज आई, राइट। तो आप देख सकते हैं 9 क्लॉजेस है, क्लॉज ए से लेके आई तक 9 क्लॉजेस है। 9 क्लॉजेस की तरह उसकी डिस्क्वालिफिकेशन दी है, मतलब 9 कैटेगरी के लोगों को, हेलो, 9 कैटेगरी के लोगों को डिस्क्वालिफाइड कर दिया है। और ये 9 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा क्लॉज डी है, राइट। क्लॉज डी के तरह उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो वी हैव सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। और बेसिकली एक और क्लॉज हम देखेंगे जो कि क्लॉज जी है, जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देयर इज अ क्लॉज, अगर आप मेरे को पूछो ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज कौन सा, तो क्लॉज डी एंड क्लॉज जी, क्लॉज डी एंड क्लॉज जी। तो बेसिकली हमें 4 सबसेक्शंस के बारे में डिस्कस करना है, उसके तरह 9 क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करना है, और उसके तरह 3 सब क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करना है। ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम समझेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, कलर फॉर्मेट में मिल जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट द ओनली पॉइंट आई वांट टू क्लियर हियर इज कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। लेट्स डाइव इनटू द बुक, लेट्स डाइव इनटू द बुक। अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आते हो तो आप देखोगे कि सबसे पहला सेक्शन, ये आपका मॉड्यूल जो है ना, उसका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ही 141 है। हाँ, तो मैं स्टूडेंट को पूछता हूं, पूछो क्यों, तो मैं उनको पहले मजाक में बोलता हूं मेरे को नहीं पता है, बट एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ऑडिटर कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है, ये बातों से ही सारी चीजें शुरू होती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट 141 एलिजिबिलिटी, राइट। सो दिस इज अवर 141। देखो क्या लिखा है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर आर गवर्न्ड बाय 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अच्छा, उसमें सबसे पहले आपको सबसेक्शन 1 दिया है पढ़ना, जहां पे लिखा है अ पर्सन शेल बी एलिजिबल टू बी एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ, हेलो, ओनली इफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने को बड़ा मजा आता है, ये अपना फेवरेट सेक्शन। हाँ, ये अपना फेवरेट सेक्शन क्यों, क्योंकि ये सेक्शन बोलता है ओनली इफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंडिया में कंपनी में ऑडिट करने के लिए, सुनना मुझे ध्यान से, इंडिया में कंपनी में ऑडिट करने के लिए एलिजिबल कौन, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब कि सीए के अलावा किसी और की कैपेसिटी, ऑथोरिटी नहीं है कि वो ऑडिट कर सके, राइट। अच्छा, बात करते हैं आगे। पर ये तो देखो एक इंडिविजुअल है तो बात होगी, सबसेक्शन 1 का एक पार्ट है, इंडिविजुअल है तो सीए होना चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सपोज कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, देयर इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, और ये फॉर्म में देयर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म, ये फॉर्म में मल्टीपल पार्टनर्स है। मैं बोलता हूं 3 सीए है, 2 सीएस है, और 3 सीए में भी है। There are CS also, there are CS also, there are CMA also। हाँ, ये मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म है। तो यहाँ पे टोटल 7 और 8 पार्टनर है,
तो मेरे को बताओ ये 8 पार्टनर वाली फर्म, ये 8 पार्टनर वाली फर्म जहां पे मैं बोल रहा हूं बेसिकली सीए भी है, सीएस भी है, सीएमए भी है, तो ये मल्टी पार्टनर वाली फर्म क्या ऑडिट कर सकती है? देखो इन्होंने आंसर दिया है, ये क्या बोलते हैं, इट मे बी नोटेड दैट द फॉर मेंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर practicing in India are qualified to be appointed and appreciated may be appointed in the name of the firm. तो बोले कि अगर फर्म है, हेलो, अगर फर्म है तो फर्म में मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर क्या होने चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेजोरिटी जिसकी है ना वो वाली फर्म की नहीं जाएगी। तो अगर 10 पार्टनर है, अच्छा कोई पूछता है सर एग्जैक्ट 5 पार्टनर हो तो 10 में से तो मेरे को बताओ 5 पार्टनर मेजोरिटी हुआ, बताओ 5 पार्टनर मेजोरिटी हुआ ना, तो 10 में से कितना होना चाहिए? 6। अगर 6 पार्टनर चार्टर्ड है तो हम बोलेंगे ये सीए फर्म है। अगर ये सीए फर्म है तो फर्म के नाम पे भी ऑडिट कर सकते हैं। तो फर्म के केस में मेजोरिटी पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिविजुअल के केस में दैट पर्सन शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। दो बातें, इंडिविजुअल पर्सन शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्म मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसेक्शन 2 पे जाते हैं, देखो क्या लिखा है सबसेक्शन 2, वेयर इन द फर्म इंक्लूडिंग द एलएलपी इज अपॉइंटेड एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना, ओनली partner who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf। देखो मैं ऊपर वाले एग्जांपल को कैरी ऑन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं से फॉर एग्जांपल हमारी एक फर्म है और हमारी फर्म में 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सो देयर आर 6 सीएस। हमारी फर्म में 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 6 सीए। हमारी फर्म में 2 सीएस है और हमारी फर्म में 3 सीएमए है, तो ये 11 पार्टनर की फर्म हुई। और ये 11 पार्टनर की फर्म में मेजोरिटी किसका है? सीए का। तो मेरे को बताओ ये मेजोरिटी सीए वाली फर्म अपॉइंट हो सकती है? हाँ। बट मेरे को बताओ जो ये सीएस है वो मेरे बिहाफ पे साइन कर सकते हैं क्या ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर? क्या ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर सीएस का साइन चलता सकता है कभी? ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या सीएस का साइन चल सकता है? क्या सीएमए का साइन चल सकता है? क्या किसी एमबीए का साइन चल सकता है? ना बाबा, ये साइन करने का, याद रखना मेरी बात, साइन करने का ऑथोरिटी, पावर, कैपेबिलिटी किसका? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरे यहां पे देखो, ये उनका गुड लक है, उनका अच्छी बात है कि वो लोग मेरे यहाँ पे पार्टनर बन सकते हैं, वो लोग ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे आर्टिकल होते हैं, पेड असिस्टेंट होते हैं, दे मे डू ऑडिट। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जब पावर की बात आती है, जब साइनिंग की बात आती है, साइनिंग सिर्फ कौन कर सकता है? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, द पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट shall be authorized to act and sign on this behalf. So that's a subsection 2. अभी हम जाते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 जो है वो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। क्लॉज ए से लेके क्लॉज आई तक हम डिस्क्वालिफिकेशन समझेंगे, लेकिन है ना मेरे को यहाँ पे सुनना और ध्यान देना। सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर अपॉइंटमेंट के टाइम पे, 3 और 4 का रेफरेंस में समझा रहा हूं आपको, सबसेक्शन 3 बोलता है कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एज ऑन डेट, जिस दिन अपॉइंट करने जा रहे, अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो, मतलब कि ए से आई वाली चीजें हैं, तो आप अपॉइंट ही नहीं हो सकते हो। अगर ए से आई वाली चीज है तो आप अपॉइंट ही नहीं हो सकते हो। लेकिन सबसेक्शन 3 ये भी बोलता है कि अगर, और आगे सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर ए से आई वाली, मतलब ये 3 वाली कोई भी चीजें बाद में आई, ऑडिटर बनने के बाद में आई, तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो, बाद में आई तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन है तो अपॉइंट नहीं कर सकते हो, बाद में आई तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन सबसेक्शन 3, कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, वैकेशन ऑफ ऑफिस सबसेक्शन 4। मतलब समझना, इन चीजों के साथ ना आप अपॉइंट हो सकते हो, ना आप कंटिन्यू हो सकते हो। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। अभी हमें 9 बातें समझनी है, राइट? वी वांट टू अंडरस्टैंड 9 डिफरेंट क्लॉजेस। एक एक क्लॉज याद रखना, इसके सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज सब कुछ याद रखना। सबसेक्शन 1 क्या था? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, पार्टनर है तो मेजोरिटी। सबसेक्शन 2 क्या था? साइनिंग, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसेक्शन 3 क्या है? बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन। मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ राइमिंग याद रखने का, एलिजिबिलिटी, साइनिंग, डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन, एलिजिबिलिटी, साइनिंग, डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन। 4 ही क्लॉज याद ही रख लेने का, दिमाग में बिठा देने का, एलिजिबिलिटी, साइनिंग, डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में क्लॉज ए टू क्लॉज आई, क्लॉज ए टू क्लॉज आई, क्लॉज ए टू क्लॉज आई। अच्छा, ए क्या है? चलो बारी बारी से पढ़ते हैं सारे क्लॉजेस। सो सबसेक्शन 3 ऑफ 141, यहां से हम शुरू कर रहे हैं, जो बोलता है सबसे पहले द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सबसे पहला है बॉडी कॉर्पोरेट, हेलो बॉडी कॉर्पोरेट, बट उसमें लिखा है अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है जनरली कंपनी फॉर्मेट। वैसे कंपनी के अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं जिनका सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिनका लिमिटेड लायबिलिटी है, राइट? ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट्स जो है ना वो ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब मैं ना इंडिविजुअल की कैपेसिटी में ऑडिट कर सकता हूं,
मैं पार्टनरशिप फर्म की कैपेसिटी में ऑडिट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये एलएलपी बना के ऑडिट कर सकता हूं, लेकिन मैं कंपनी बना के एक दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता हूं। कंपनी फॉर्मेट इटसेल्फ हैव बीन डिस्क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी फॉर्मेट से ऑडिट नहीं कर सकते। इसमें ना कई स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते सर तो क्या हम सीईओ के कंपनी नहीं बना सकते? बना सकते हो। यू कैन मेक अ कंपनी, यू कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लेकिन समझना सीईओ के कंपनी बना के आप ऑडिट का काम नहीं कर सकते हो। ऑडिट के वर्क के लिए कंपनी फॉर्मेट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड, बॉडी फॉर कॉर्पोरेट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। एलएलपी परमिटेड है, पार्टनरशिप फॉर्म परमिटेड है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हो। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ऑडिट के लिए कंपनी बना सकता नहीं हूं। आर यू विद मी? चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ऑडिट के लिए, बाकी पर्पस नहीं बोल रहा हूं, ऑडिट के लिए मैं कंपनी बना सकता नहीं। अच्छा, दूसरे क्लॉज में जाते हैं, समझना। दूसरा क्लॉज क्या बोलता है पता है? जैसे ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं, ऑफिसर हूं, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता हूं। मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता हूं। देखो आप है ना थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे ना तो ये 141 सबसेक्शन 3 जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन दी है ना, दैट इज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू द ऑडिटर। हेलो, दैट इज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू द ऑडिटर। ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये सारी बातें की गई है, क्योंकि जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, जिस कंपनी का मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे को बताओ उसके रिलेटेड मेरे डिसीजंस क्या होंगे, उसके रिलेटेड मेरे डिसीजंस क्या होंगे? बायस होंगे। मैं है ना सही डिसीजंस यहाँ पे दे सकता नहीं हूं, सही रिपोर्ट में यहाँ पे दे सकता नहीं हूं। इसलिए बोलते हैं कि अगर ऑडिटर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, ऑफिसर है, या तो अगर कंपनी का एम्प्लॉय है, फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, तो जिस कंपनी में आप ऑफिसर एम्प्लॉय हो उस कंपनी के रिलेटेड आप ऑडिट कर सकते नहीं हो। क्लॉज बी, ऑफिसर और एम्प्लॉय। क्लॉज सी में जाते हैं, पर्सन हु इज अ पार्टनर और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ये क्लॉज बी का एक्सटेंशन है। देखो समझना, क्लॉज बी ने ये बोला, सपोज मैं बोलता हूं जे लिमिटेड है, सी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं जे लिमिटेड है और मैं अपनी बात कर रहा हूं मिस्टर उमंग, राइट? अभी है ना मिस्टर उमंग इज समवेयर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं, ऑफिसर हूं मैं इस कंपनी का, किसी रीजन से मैं इसको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरे को बताओ, बीइंग अ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, क्या मैं इसमें ऑडिट कर सकता हूं? बीइंग द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, क्या मैं इसमें ऑडिट कर सकता हूं? योर सिंपल आंसर इज नो। योर सिंपल आंसर इज नो। सेक्शन कौन सा आएगा? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी। क्लॉज बी बोलता है ऑफिसर और एम्प्लॉय है तो ऑडिट कर सकते नहीं। लेकिन समझना, ये लोग बोलते हैं कि यू के तरह मैं कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय, लेकिन मेरा कोई पार्टनर है मिस्टर एन, या तो मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, हाँ, एस करके। हाँ, देखो ये लोग बोलते हैं कि यू मतलब मैं अपनी कैपेसिटी में तो ये कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये एन अगर ये कंपनी में ऑडिट करना चाहता है, या तो ये एस मेरा एम्प्लॉय हो कि ये कंपनी में ऑडिट करना चाहते, तो ये एन और एस जो है, समझना, ये एन और एस जो है ये भी क्या है? डिस्क्वालिफाइड। ये एन और एस क्या है? ये भी क्या है? डिस्क्वालिफाइड। सो बेसिकली द पार्टनर और द एम्प्लॉय, सुनना मेरी बात, द पार्टनर और द एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। पार्टनर, मेरा पार्टनर भी पर्सनल कैपेसिटी में डिस्क्वालिफाइड, मेरा एम्प्लॉय भी पर्सनल कैपेसिटी में डिस्क्वालिफाइड। सो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय आर ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड। तो ऑफिसर एम्प्लॉय क्लॉज बी, ऑफिसर एम्प्लॉय के पार्टनर एम्प्लॉय क्लॉज सी, ऑफिसर एम्प्लॉय क्लॉज बी, ऑफिसर एम्प्लॉय के पार्टनर और एम्प्लॉय क्लॉज सी। लेकिन ये ना दोनों क्लॉज में समझना जो इंपॉर्टेंट नोटवर्दी बात है, दैट इज ऑफ द कंपनी। यहां पे भी आप देखोगे तो द कंपनी लिखा है कि सेम कंपनी में होल्डिंग कंपनी है, मैं उसका ऑफिसर, तो मैं होल्डिंग कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम द ऑफिसर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। लेकिन होल्डिंग कंपनी की तरह मैं सब्सिडरी कंपनी में ऑडिट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि द कंपनी लिखा है। क्या मैं सेम कंपनी में, द कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में ऑफिसर हूं? ना, मैं तो होल्डिंग कंपनी का ऑफिसर हूं। तो होल्डिंग कंपनी का ऑफिसर कैन डू ऑडिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी बिकॉज द कंपनी लिखा है, यहां पे ग्रुप कंपनी की बातें नहीं है। बट व्हेन यू मूव टू द क्लॉज डी, समझना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। व्हेन यू मूव टू द क्लॉज बी, यहां पे ग्रुप कंपनी की भी बातें हैं। व्हेन यू मूव टू द क्लॉज डी, यहां पे ग्रुप कंपनी की भी बातें हैं। क्लॉज डी का स्कोप समझना, कई बार तो मैं ना क्लॉज डी समझाता हूं ना तो कुछ स्टूडेंट बेचारे डर जाते, बोले तो इससे अच्छा तो ऑडिट ही ना करें। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। क्लॉज डी जो है ना, पहले तो 3 अलग अलग लोगों के बारे में बात करते हैं। आप क्लॉज डी पढ़ो, देखो दे टॉक अबाउट 3 डिफरेंट पीपल। क्लॉज डी बोलते हैं पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, मतलब कि 3 लोगों की बात की गई है। यहाँ पे क्लॉज डी में 3 लोगों की बात की गई है। ये लोग बोलते हैं पर्सन हु, ये लोग बोलते हैं दी पर्सन हु, मतलब कि जो खुद है वो,
और रिलेटिव और हिज पार्टनर तो 3 लोगों की बात की गई है, और हिज पार्टनर। हाँ, तो यहां पे पहले तो 3 लोगों के बारे में समझ लो। मैं कुछ करूंगा तो मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा, मेरे रिलेटिव कुछ करेंगे तो भी मैं डिस्क्वालीफाइड हो सकता हूं, या तो मेरा पार्टनर कुछ करेगा तो भी मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। 3 लोगों के बारे में बात है। अच्छा, ये 3 लोगों को 3 जगह पे बातें हैं, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 9 बातें समझना। ये 3 लोगों को 3 जगह पे है, तो ये लोग बोलते हैं सब क्लॉज 1 इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी। अगर मैंने कंपनी की किसी भी तरह की सिक्योरिटी ली है, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी। सब क्लॉज 2 बोलता है इज इन डेट टू द कंपनी, इन डेट टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख। या तो क्लॉज सी में लोग बोलते हैं इज और हैज गिवन गारंटी, हैज गिवन गारंटी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। हाँ, तो यहां पे देखो 3 क्लॉज है। हाँ, ये लोग बोलते हैं कि जो मेन पर्सन है उसने, या तो उसके रिलेटिव ने, या तो उसके पार्टनर ने। जो मेन पर्सन है उसने, या तो उसके रिलेटिव ने, या तो उसके पार्टनर ने। अच्छा, कंपनी में शेयर्स लिए हैं, या तो कंपनी से डेट लिया है, मतलब लोन लिया है 5 लाख से ज्यादा का, या तो कंपनी को गारंटी दिया है 1 लाख से ज्यादा का। अच्छा समझना, तीनों क्लॉज समझना। मैंने कंपनी से सिक्योरिटी ली, मैंने कंपनी की सिक्योरिटी ली, मैं डिस्क्वालीफाइड। मेरे पार्टनर ने सिक्योरिटी ली, मैं डिस्क्वालीफाइड। मेरे रिलेटिव ने सिक्योरिटी ली, मैं डिस्क्वालीफाइड। मैंने लोन लिया, मैं डिस्क्वालीफाइड। रिलेटिव ने लोन लिया, मैं डिस्क्वालीफाइड। पार्टनर ने लोन लिया, मैं डिस्क्वालीफाइड। 5 लाख से ज्यादा का है तो। मैंने गारंटी दिया, मैं डिस्क्वालीफाइड। रिलेटिव ने गारंटी दिया, मैं डिस्क्वालीफाइड। पार्टनर ने गारंटी दिया, मैं डिस्क्वालीफाइड। हम तीनों में से, ये नीचे दी गई तीनों में से कोई भी चीज करते हैं तो ऑडिटर की तरह मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालीफाइड। पर इनको मजा नहीं आया, समझो, इनको मजा नहीं आया। इन्होंने नया क्लॉज निकाला। ये लोग बोलते हैं कि नॉट ओनली इन द कंपनी। यहां पे समझना, आगे लोग बोलते हैं दिस थिंग्स आर इन द कंपनी और इन दी होल्डिंग कंपनी और इन दी सब्सिडरी कंपनी और इन दी एसोसिएट कंपनी और इन दी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी और इन दी सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। मतलब है ना, यहाँ पे लेयर्स भी 3 है। दिस इज अ लेयर 1, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3। मतलब ये 3 में से कोई एक भी पर्सन, समझना, ये 3 में से कोई एक भी पर्सन, हाँ, ये 3 में से कोई एक भी पर्सन, नीचे दी गई 3 में से कोई एक भी चीज तीसरी लेयर में किसी भी कंपनी में करता है, मतलब कि ग्रुप कंपनी में करता है, तो ऑडिटर क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। मतलब समझना, अगर मैं कंपनी में, मेरी बात समझना, अगर मैं कंपनी में सिक्योरिटी लेता हूं, मैं डिस्क्वालीफाइड। मैं इसकी होल्डिंग में सिक्योरिटी लेता हूं, मैं डिस्क्वालीफाइड। सब्सिडरी में सिक्योरिटी लेता हूं, मैं डिस्क्वालीफाइड। एसोसिएट में सिक्योरिटी लेता हूं, मैं डिस्क्वालीफाइड। सब्सिडरी की होल्डिंग में सिक्योरिटी लेता हूं, मैं डिस्क्वालीफाइड। मैं सिक्योरिटी लेता हूं, मैं डिस्क्वालीफाइड। पार्टनर सिक्योरिटी लेता है, मैं डिस्क्वालीफाइड। रिलेटिव सिक्योरिटी लेता है, मैं डिस्क्वालीफाइड। मैं बेसिकली इन डेट मोर देन 5 लाख, मैं डिस्क्वालीफाइड। पार्टनर इन डेट मोर देन 5 लाख, मैं डिस्क्वालीफाइड। रिलेटिव इन डेट मोर देन 5 लाख, मैं डिस्क्वालीफाइड। पार्टनर ने गारंटी दिया, मैं डिस्क्वालीफाइड। मैंने गारंटी दिया, मैं डिस्क्वालीफाइड। मेरे रिलेटिव ने गारंटी दिया, मैं डिस्क्वालीफाइड। इस कंपनी में दिया, हम डिस्क्वालीफाइड। सब्सिडरी कंपनी में दिया, डिस्क्वालीफाइड। होल्डिंग कंपनी में दिया, डिस्क्वालीफाइड। रिलेटेड कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में दिया, डिस्क्वालीफाइड। सब्सिडरी की होल्डिंग कंपनी में दिया, डिस्क्वालीफाइड। हाँ, को बोले सर सांस ले लो, नहीं ले सकता भाई, कितनी जगह पे डिस्क्वालीफाइड कर दिया। देखो, 3 लोगों को 3 जगह पे 3 लेयर में, हेलो, 3 लोगों को 3 जगह पे 3 लेयर में, 3 लोगों को 3 जगह पे 3 लेयर में। दैट इज योर 141। ये किसके बारे में बात चल रही है, दैट इज योर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। अच्छा, इसमें 2-3 बातें समझ लेते हैं। एक ही जो रिलेटिव है ना, मेरे साथ रहना, एक ही जो रिलेटिव है, पहले तो ज्यादा तो स्टूडेंट मेरे को यहाँ पे पूछते सर ये रिलेटिव का मतलब क्या, हमको रिलेटिव डिफाइन करके दो। फिर ना रिलेटिव के तरह एक एक्सेप्शन भी हमें समझना है। सो देयर इज वन एक्सेप्शन विद रिलेटिव टू द रिलेटिव। तो एक हमें एक्सप्लेनेशन के तरह रिलेटिव की डेफिनेशन समझनी है, और दूसरा हमें एक्सप्लेनेशन के तरह रिलेटिव का एक एक्सेप्शन है वो समझना है। ठीक है, अगर आपने ये 3 लेयर और ये 2 एक्सप्लेनेशन समझे तो आपका क्लॉज डी खत्म। अगर आपने ये 3 लेयर और 2 एक्सप्लेनेशन समझे तो आपका क्लॉज डी खत्म। इसमें से कितने भी केस स्टडी आ सकते हैं ना, आपको आने चाहिए। कितने भी केस स्टडी आते हैं आपको आने चाहिए। अगर ये 3 में से कोई लोग 3 दी गई चीजों में से, ग्रुप कंपनी में से कुछ भी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड। दूर दूर तक कुछ भी करेंगे ना, डिस्क्वालीफाइड। तो समझ लेते देखो क्या क्या बातें हैं। पहले तो मैं आपको रिलेटिव का डेफिनेशन समझा देता हूं। फर्स्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। और मैंने इतना सिंपल बना दिया ना रिलेटिव का डेफिनेशन। देखो मैं बोलता हूँ रिलेटिव का डेफिनेशन याद रखने का ना, एक लेवल ऊपर, अपने ऊपर कौन, माता पिता। एक लेवल नीचे, अपने नीचे कौन, सन एंड डॉटर। एक लेवल साइड में, अपने साइड में कौन, ब्रदर एंड सिस्टर। अपने साइड में कौन, ब्रदर एंड सिस्टर। राइट, तो यहाँ पे ब्रदर, यहाँ पे सिस्टर, तो अपने साइड में कौन, ब्रदर एंड सिस्टर। तो 4 लेयर समझ में आए।
अच्छा एक अपने सामने, सामने कौन? स्पाउस। हाँ, बिना नजर हटाए, नजर हटी, दुर्घटना घटी, अपने सामने कौन? स्पाउस। तो 4 लेयर समझो, एक सन, एक मदर फादर, दूसरा सन एंड डॉटर, तीसरा ब्रदर सिस्टर, चौथा स्पाउस। पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस एंड सन एंड डॉटर। अच्छा ये 4 लेयर में 2 एडिशन समझ लो, 4 लेयर में 2 एडिशन समझ लो। कौन से 2 एडिशन? एडिशन नंबर 1, हेलो, एडिशन नंबर 1 क्या है? एडिशन नंबर 1 बोलता है कि चारों लेयर में से जो नीचे का लेयर है, मतलब कि सन एंड डॉटर, उसमें उनके स्पाउस इंक्लूडेड। देखो डॉटर के हस्बैंड इंक्लूडेड, माने कि जमाई साहब को बुरा लग जाता है तो उनको तो फैमिली में रखना पड़ेगा, और जो सन है उनके वाइफ इंक्लूडेड। भाई पता चला उनको नहीं रखा उन्होंने, हमको नहीं रखा। सो बेसिकली नीचे का जो लेयर है उसमें स्पाउस इंक्लूडेड। आर यू विद मी? नीचे के लेयर में स्पाउस इंक्लूडेड। देखो मम्मी पापा है वो तो स्पाउस आ गया, नीचे का लेयर उसमें स्पाउस आ गया, अपना खुद का स्पाउस आ गया, मतलब कि ब्रदर सिस्टर का स्पाउस इंक्लूडेड नहीं है। और दूसरा समझो, सारे लेयर में मेरे को सुनना देखना, सारे लेयर में स्टेप इंक्लूडेड, सौतेला स्टेप इंक्लूडेड एक्सेप्ट स्टेप डॉटर। सारे लेयर में स्टेप इंक्लूडेड एक्सेप्ट स्टेप डॉटर। स्टेप माने सौतेला, मतलब मैं स्टेप डैड, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर नहीं है। और स्टेप वाइफ होता नहीं है, राइट? स्टेप स्पाउस नहीं होता है भाई। तो सामने के लेयर में तो नजर हटाने का ही नहीं, सामने के लेयर में अपना स्पाउस, ऊपर मदर फादर। तो मैं आपको सारा डेफिनेशन फिर से रिवाइज करता हूं। मदर फादर इंक्लूडिंग स्टेप मदर स्टेप फादर, ब्रदर सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, सन डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप सन, एंड द स्पाउस ऑफ द सन एंड डॉटर, माने कि डॉटर्स हस्बैंड एंड सन्स वाइफ। और अगर HUF है तो ऑल द मेंबर ऑफ HUF, अगर HUF है तो ऑल द मेंबर ऑफ HUF। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक्सेप्शन समझना, ये लोग बोलते हैं कि जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव के केस में, यहाँ रिलेटिव के केस में ये लोग बोलते हैं रिलेटिव मे होल्ड, हेलो, मे होल्ड सिक्योरिटी, मतलब कि क्लॉज 1 में ही बात चल रही है, सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। रिलेटिव चाहे तो 1 लाख की फेस वैल्यू तक के शेयर होल्ड कर सकते हैं, समझना, रिलेटिव चाहे तो 1 लाख तक की फेस वैल्यू के शेयर होल्ड कर सकते हैं। और अगर उन्होंने 1 लाख से ज्यादा किया, इफ मोर देन दैट, अगर उससे ज्यादा किया उन्होंने, तो उस केस में 60 डेज का करेक्शन पीरियड दिया है। उस केस में देयर इज अ करेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज गिवन, करेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज गिवन। समझना, उस केस में क्या दिया है? करेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज दिया। तो अगर मेरे रिलेटिव 1 लाख तक के शेयर रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे रिलेटिव 2 लाख के शेयर रख रहे हैं, रख सकते हैं, लेकिन मेरे को 60 दिन का टाइम दिया, उस रिलेटिव के पास जाऊंगा, भाई साहब बापा करूंगा, उनको बोलूंगा कि आप बेच दो, और उसके बाद भी वो बेचते नहीं, तो 60 दिन के बाद मैं क्या हो जाऊंगा? वेकेशन ऑफिस में क्या हो जाऊंगा? डिस्क्वालिफाइड। तो रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी अप टू रुपीज फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, एंड इफ दैट इज मोर देन 1 लाख, देन द करेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज हैव बीन गिवन टू द ऑडिटर। देखो तो क्लॉज डी में आपके लिए पढ़ लेता हूं, सारी डेफिनेशन और सारी बातें भी हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है। पहला है सब क्लॉज 1 इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, लेकिन आपको उसका एक्शन दिया है। इट मे बी नोटेड द रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ द फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। तो रिलेटिव 1 लाख तक के शेयर ले सकते हैं। अच्छा बोले यहाँ पे तो 1 लाख तक के शेयर, बोले किसी कंपनी में तो शेयर है ही नहीं, गारंटी वाली कंपनी है, तो बोले 1 लाख की वैल्यू देखने का, 1 लाख की गारंटी ले लेने का, 1 लाख के शेयर लेने का। तो 1 लाख तक की चीजें आप ले सकते हो, 1 लाख से ज्यादा की चीजें आप ले सकते नहीं। तो 1 लाख के शेयर नहीं बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी वर्ड है ना, 1 लाख के शेयर नहीं बोल रहा हूँ, 1 लाख तक की चीजें ले सकते हैं। आगे लिखा है स्टूडेंट मे नोट दैट द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर ऑफ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट बाय द रिलेटिव और अदर above threshold prescribed, the corrective action to maintain the limit specified in the above shall be taken by the auditor within 60 days। तो आप यहाँ पे देख सकते हो there is a corrective action, अगर उस 1 लाख से ज्यादा लेते हैं तो corrective action है, that is within a 60 days। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको फिर से डिस्क्लोज की गई है, बताई गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो पहला तो बोला है फेस वैल्यू है, नॉट अ मार्केट वैल्यू, तो 1 लाख की फेस वैल्यू के शेयर है, नॉट अ मार्केट वैल्यू। दूसरा आपको बोला गया कि जो 1 लाख है, राइट, द लिमिट ऑफ 1 लाख वुड बी एप्लीकेबल वेयरइन द सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय द रिलेटिव ऑफ द ऑडिटर एंड नॉट वेयर द सिक्योरिटी हेल्ड बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ और पार्टनर। तो पार्टनर और ऑडिटर के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ रिलेटिव के लिए लिमिट है। और अगर 1 लाख से ज्यादा है तो देयर इज अ ग्रेस पीरियड या तो करेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज। नीचे आपको रिलेटिव की डेफिनेशन दी है, जहां पे आपको बोला गया है कि रिलेटिव अगर HUF है, राइट,
तो सारे मेंबर ऑफ एचयूएफ है। बाकी आपको बोला गया है हस्बैंड, वाइफ, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर इंक्लूडिंग डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो मेक श्योर आप उसको रीड कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, राइट। उसके बाद आप देखो सब क्लॉज 2 है, इन डेट टू द कंपनी, इन डेट मतलब लोन लेना फॉर अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख। और तीसरा आपको बोला है हैज गिवन गारंटी, किसी और की लोन की तरह आपने गारंटी दिया है, किसी और के लोन की तरह आपने, आपके रिलेटिव ने या तो आपके पार्टनर ने गारंटी दिया है, सो दैट इज आल्सो कवर्ड। तो 3 क्लॉज है, इसका मैंने आपको एक सिंपल चार्ट बना के दिया, इसका मैंने आपको एक सिंपल चार्ट बना के दिया, राइट। आपको अल्टीमेटली इतनी ही बातें याद रखनी है, राइट। सो दीज आर द मैटर दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू द 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, राइट। 3 लेयर्स, एक डेफिनेशन, एक एक्सेप्शन, 3 लेयर्स, एक डेफिनेशन और एक एक्सेप्शन, और ये टॉपिक आपका खत्म। दैट्स 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द सब क्लॉज ई। हम 141 में हैं, सबसेक्शन 3 में हैं, जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन की बातें कर रहे हैं, और उसके तरह सब क्लॉज ई जो है ना, दैट इज बेसिकली टॉक्स अबाउट 2 थिंग्स। देखो पढ़ते हैं सब क्लॉज ई क्या है। सब क्लॉज ई बोलता है पर्सन और अ फर्म वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप। अभी है ना, ये क्लॉज तो इतना बड़ा हो गया था, ये बोलते कि अगर ऑडिटर का कंपनी के साथ किसी भी तरह का बिजनेस रिलेशनशिप है तो भी डिस्क्वालिफाइड। हैविंग अ बिजनेस रिलेशनशिप डिस्क्वालिफाइज द ऑडिटर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते सर बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? देखो पढ़ते हैं ऑफ द कंपनी सब्सिडरी। अच्छा, इसमें भी ग्रुप कंपनी है, ध्यान रखना है। सो यहाँ पे भी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ग्रुप कंपनी, राइट। तो यहाँ पे आगे बुलाएं ऑफ द कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ सच अ होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी सच अ नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब। आगे लिखा है स्टूडेंट मी दैट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई अबाउट द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द कमर्शियल पर्पस। मतलब कि मैं कंपनी के साथ किसी भी तरह का कमर्शियल ट्रांजैक्शन करता हूं। मेरा कंपनी का एयर टिकट बाय करना, मैं जेट एयरवेज का ऑडिटर हूं, मैं एयर टिकट बाय करता हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड। हाँ, मैं बेसिकली किसी Hyundai का ऑडिटर हूं, मैं Hyundai की कार लेता हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड। किसी भी तरह का कमर्शियल ट्रांजैक्शन डिस्क्वालिफाइड। अभी आप बोलो सर ये तो हद हो गई, ये तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो देखो इसके एक्सेप्शंस है, डोंट वरी, देयर आर एक्सेप्शंस। 2 एक्सेप्शन समझना। पहला, कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड बाय और परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय द फर्म अंडर द सीए एक्ट। अगर परमिटेड प्रोफेशनल सर्विसेज है तो वो चलेगा, राइट। इफ इट इज अ परमिटेड प्रोफेशनल सर्विस दैट इज फेयर इनफ। माने कि जैसे मैं आपको आगे 144 पढ़ाऊंगा, सेक्शन 144 के तरह अगर ऑडिटर, समझना 144 के तरह अगर ऑडिटर टैक्सेशन वाली सर्विसेज दे रहा है तो वो परमिटेड सर्विस है। टैक्सेशन की सर्विस के तरह मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मिल सकता है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा तो मैं कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, पर वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन चलेगा बिकॉज दैट इज अ परमिटेड सर्विसेज। दूसरा पढ़ते, कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। हेलो, आर्म्स लेंथ प्राइस, सिंपली स्पीकिंग मार्केट प्राइस। हाँ, सिंपली स्पीकिंग मार्केट प्राइस। अगर मैं जेट एयरवेज की टिकट मार्केट प्राइस पे लेता हूं, कंपनी मेरे को कुछ फायदा नहीं देती है, मैं मार्केट में 12,000 का प्लेन का टिकट है, मैं 12,000 का लेता हूं, Hyundai का कार 10 लाख का मैं मार्केट में 10 लाख से लेता हूं, तो अगर मैं उसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे लेता हूं तो मैं नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर मैं उसको फेवर्ड, देखो ये पूरे प्रोविजन का मतलब ये कि कंपनी से फेवर नहीं लेने का। हेलो, कंपनी से फेवर नहीं लेने का, क्योंकि आप फेवर लेते हो ना, बायस हो जाते हो, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए तो प्रोविजन बनाई गई है। तो कंपनी से फेवर लेने का नहीं, आर्म्स लेंथ प्राइस से कम प्राइस पे लेने का नहीं। इसका मतलब समझना, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं, समझाता हूं कि कंपनी से गिफ्ट लेने का नहीं। गिफ्ट लोगे ना तो इट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। गिफ्ट का मतलब ही मुंह पता होगा ना, इट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, और आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड। आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड, राइट। सो गिफ्ट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। अच्छा, अब ये ना स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है, मैं बोलता हूं ना गिफ्ट नहीं लेने का, स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है। बोले सर दिवाली की गिफ्ट हो तो भी नहीं लेने का भाई, दिवाली की गिफ्ट तो भी नहीं लेने का, दिवाली बोनस भी नहीं लेने का भाई। अभी आप बोलो कैसे सारे एम्प्लॉय को दे दो, भाई सारे एम्प्लॉय को दे सकते हैं। यू आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यू आर अ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको लेने का नहीं। अच्छा, कोई बोले कि सर हमको पता ना और दी जाए तो जब पता चले तो वापस दे देने का। हाँ, जिस तरीके से आया उस तरीके से वापस देने को। गिफ्ट लेने का नहीं, किसी का एहसान नहीं लेने का भाई। हाँ, वो जो मिठाई का पैकेट है ना वो आपको दबा देता है, राइट। किसी का एहसान नहीं लेने का। अगर आपको लगता है कि आपकी फीस ज्यादा होनी चाहिए, हक से 10 का 20 लाख मांगो, 20 का 40 लाख मांगो, लेकिन एहसान लेने का नहीं।
दैट इज द प्रोविजन। सब क्लॉज ई फेवर किया, कंपनी का फेवर लिया, तो आप क्या हो गए, डिस्क्वालिफाइड। चलिए सब क्लॉज एफ में जाते हैं। अ पर्सन हुज रिलेटिव अ डायरेक्टर और पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी इज अ की मैनेजर पर्सन। मतलब कि अगर मेरा रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या तो कंपनी में की मैनेजरियल पोजीशन पे है, राइट, या तो डायरेक्टर है या तो की मैनेजर पोजीशन पे है, तो ऐसे दोनों ही केसेस में मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालिफाइड। तो ये क्लॉज सिर्फ रिलेटिव के लिए है, बीइंग ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। क्लॉज जी में जाते समझना, क्लॉज जी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट क्लॉज डी था उतना इंपॉर्टेंट क्लॉज जी है। हाँ, क्लॉज जी के तरह 2-3 बातें समझ लेना, क्या है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं अ पर्सन इज अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। पहली बात, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। देखो है ना, आप सीए बनोगे ना, आपको एक क्लियर कट चॉइस मिलेगी। क्या क्लियर कट चॉइस मिलेगी कि या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो या तो आप जॉब कर सकते हो। अगर आप फुल टाइम जॉब में हो तो आप प्रैक्टिस माने कि साइनिंग वर्क माने कि ऑडिट नहीं कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जॉब नहीं कर सकते हो। तो ये क्लॉज उसको रीइंस्टेट कर रहा है। ये क्लॉज बोल रहा है कि इफ यू आर फुल टाइम एम्प्लॉई, कहीं पे भी फुल टाइम एम्प्लॉई हो तो आप ऑडिट कर सकते नहीं हो। क्लॉज जी के तरह फुल टाइम एम्प्लॉइज आर डिस्क्वालिफाइड। आगे बोला गया है, or a person or partner of the firm holding appointment as an auditor in such a person or partner is on the date of the appointment or reappointment holding appointment as an auditor more than 20 companies। तो ये लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी अगर आप 20 कंपनी में ऑडिट लेके रखे हो, समझना, ऑलरेडी 20 कंपनी में आपने ऑडिट लेके रखा है, तो 21st कंपनी के लिए आप क्या हो गए, डिस्क्वालिफाइड। 21st कंपनी के लिए आप क्या हो गए, डिस्क्वालिफाइड, राइट, यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर दैट 21st कंपनी। इसका मतलब है ना कि जो आपका क्लॉज जी है ना, वो सीलिंग और लिमिट ऑफ ऑडिट भी रख रहा है। सीलिंग मतलब कि एक छत बना रहा है कि मैक्सिमम में ऑडिटर की तरह कितनी कंपनी में ऑडिट कर सकता हूँ, 20। मैक्सिमम में ऑडिटर की तरह कितनी कंपनी में ऑडिट कर सकता हूँ, 20 से ज्यादा कंपनी में मैं ऑडिट कर सकता नहीं हूं। अगर 20 कंपनी में ऑलरेडी ऑडिट कर रहा हूं तो 21st कंपनी के लिए मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालिफाइड। अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूं तो भी मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालिफाइड। दो बातें समझना, फुल टाइम एम्प्लॉय होल्डिंग मोर देन 20 कंपनी ऑडिट, फुल टाइम एम्प्लॉय होल्डिंग मोर देन 20 कंपनी ऑडिट। पर ये ना 20 से हम सीए को बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं बोला ये क्या बात हुई, 20 कंपनी, मेरी कैपेसिटी में तो 200 कंपनी में ऑडिट कर सकता हूं। तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने सीए को एक छूट दी गई है, राइट। देखो समझते हैं, तो आगे की लाइन में आपको लिखा है 20 कंपनी अदर देन ओपीसी, डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन ₹100 करोड़। हेलो, लेस देन ₹100 करोड़। इसका मतलब 4 कैटेगरी ऑफ कंपनी में आप जितने भी चाहो उतने ऑडिट कर सकते हो। उसके अलावा की कंपनी जो है, रेगुलर कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसमें मैक्सिमम कितनी कंपनी में ऑडिट कर सकते हो, 20। ये है ना ऑडिटर की मोनोपोली तोड़ने के लिए भी है। आप सोचो, पुरानी फर्म है, बिग 4 है, फिर तो ये होगा कि वो चाहेंगे तो जितने चाहे उतने ऑडिट कर पाएंगे, सारे ऑडिट वही लेके बैठ जाएंगे। आपके जैसे अच्छे लोग कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो मेरे को बताओ उनके हिस्से में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए एक लिमिट बना दी है कि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा कितना ऑडिट कर सकता है, 20 कंपनी में ऑडिट कर सकता है। लेकिन वो 20 की कैलकुलेशन में 4 कैटेगरी ऑफ कंपनी को इंक्लूड किया जाता नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर है ना इंस्टीट्यूट ने बड़ा डिटेल में एक पूरा टॉपिक दिया गया है आपको। So institute has given a very detailed topic with respect to the ceiling on number of audit। मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूं, which is again a very important topic। आप ध्यान रखना है इसको थोड़ा। आप है ना आगे आते हो पेज नंबर, मैं आपको उसका पेज नंबर भी रीड आउट करवा रहा हूं। 4 बातें वैसे आपको सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट पे याद रखनी है। देखो ये रहा आपका 7वें नंबर का टॉपिक, दैट्स अ सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट, राइट, दैट्स अ सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट। इसके तरह 4 बातें याद रखना, ठीक है। यहां पे लोग बोलते हैं, तो ये 7वें नंबर का जो पूरा क्लॉज है ना, यहाँ पे इन्होंने पूरा एक एग्जाम्पल भी दिया है और एग्जाम्पल के तरह 4 अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे हैं और ऐसा सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल की तरह भी पूछ सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन। 10.27 28 पे है, राइट। बट मैं बोल रहा हूँ क्लॉज जी के तरह आपको 3 बातें याद रखनी है, मेरे साथ रहना। क्लॉज जी के तरह आपको 3 बातें याद रखनी है। अगर ये 3 रूल आपने समझ लिए ना, क्लॉज जी को कितना भी घुमा फिरा के पूछेंगे ना, आपको उसका आंसर आएगा, राइट। यू वुड बी कंफर्टेबल विद दैट आंसर। व्हाटएवर क्वेश्चन दे आस्क, यू मस्ट अंडरस्टैंड 3 थिंग्स। व्हाट आर द 3 थिंग्स? पहला रूल नंबर 1, राइट, ये जो 20 की लिमिट है ना, दैट इज पर पार्टनर। ये 20 की लिमिट जो है ना, दैट इज पर पार्टनर। तो इन केस ऑफ फर्म है, समझना, इन केस ऑफ फर्म है और ये फर्म में अगर 3 पार्टनर्स है, देयर आर 3 पार्टनर्स, तो मुझे बताओ ये 3 पार्टनर के तरह ये फर्म के नाम पे कितने ऑडिट कर सकते हैं? 60 ऑडिट कर सकते हैं।
हाँ, ये जो 20 की लिमिट है दैट इज अ पर पार्टनर, हेलो दैट इज अ पर पार्टनर। तो अगर फर्म में 3 पार्टनर है तो फर्म के नाम पे कितने ऑडिट, 60। अगर फर्म में 4 पार्टनर है तो फर्म के नाम पे कितने ऑडिट, 80। अगर फर्म में 5 पार्टनर है तो फर्म के नाम पे कितने ऑडिट, 100। तो पर पार्टनर 20 की लिमिट है। अच्छा, दूसरा ये समझना कि ये लिमिट जो है पर पर्सन भी है, पर पर्सन भी है, राइट। एक पर्सन को मैक्सिमम कितनी लिमिट, एक पर्सन को मैक्सिमम कितनी लिमिट, 20। अभी सोचो कि एक फर्म है उसमें ए, बी और सी तीनों पार्टनर है। वैसे मेरे को बताओ अगर 3 पार्टनर है तो कितनी लिमिट आएगी, इंटू 20 हम करेंगे तो 60 आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ए जो है ना वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ध्यान रखना, ए जो है ना वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ए जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बेसिकली ऑलरेडी 8 ऑडिट कर रहा है। तो मुझे बताओ ए के नाम का टोटल ऑडिट कितना, 20 में से उसने अपने पर्सनल नाम पे कितने साइन कर दिए, 8। तो मुझे बताओ ए के बाकी कितने बचे, 12। तो मतलब फर्म के नाम पे अभी कितने बचेंगे, 12। तो रूल नंबर 2 याद रखने का कि पर्सनल कैपेसिटी में कुछ किया हुआ है, समझना, पर्सनल कैपेसिटी में कुछ किया है तो उसको फर्म के लिए एक्सक्लूड करने का। हाँ, तो ये 60 में से जो पर्सनल कैपेसिटी में 8 है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। अभी फर्म के नाम पे कितने ऑडिट ले सकते हैं हम, फर्म के नाम पे कितने ऑडिट ले सकते हैं, 52। ध्यान रखना रूल नंबर 2, पर पर्सन 20, पर्सनल कैपेसिटी में कुछ किया हुआ है तो उसको क्या करने का, फर्म के लिए एक्सक्लूड करने का। पर्सनल कैपेसिटी वाला दूसरी फर्म वाला ये वाली फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड। और तीसरा रूल आपको याद रखना है कि 4 कैटेगरी ऑफ कंपनी को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, राइट। ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, एंड प्राइवेट कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल, प्राइवेट कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, राइट, इफ इट इज लेस देन 100 करोड़। तो ऐसी 4 कैटेगरी ऑफ कंपनी में आप जितने चाहो उतने ऑडिट ले सकते हो। मेरी 150 प्राइवेट कंपनी में ऑडिट है, कोई बात नहीं। मेरी 6000 ओपीसी में ऑडिट है, कोई बात नहीं। मेरी 5000 गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिट है, कोई बात नहीं। ये 4 कंपनी के ऑडिट को 20 की लिमिट में गिना जाता नहीं है। ये 4 कंपनी के ऑडिट को 20 की लिमिट में गिना जाता नहीं है। तो 3 बातें समझने की, 3 बातें याद रखने की। पहला पर पार्टनर, तो 3 पार्टनर तो 60। दूसरा पर्सनल कैपेसिटी में 8 तो फर्म के लिए एक्सक्लूड, बचा 52। अच्छा, तीसरा यहाँ पे ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट और प्राइवेट कंपनी लेस देन 100 करोड़ वाली कैपिटल वाली कंपनी को गिना जाता नहीं है। So that's all about your clause G. That's a ceiling on number of audit. उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो भी आपको मॉड्यूल में से पढ़ना है, राइट। आगे की बात डिस्कस करते हैं। तो दैट इज अ क्लॉज H। यहाँ पे लिखा है a person who has been convicted, convict मतलब पकड़ा गया है, right, he has been convicted by the court for an offense involving fraud के ग्राउंड पे, and period of 10 year has not elapsed, जिसको 10 साल अभी खत्म हुए नहीं है, जिसको 10 साल अभी खत्म हुए नहीं है। समझना, ये लोग बोलते हैं कि अगर ऑडिटर है और ऑडिटर अगर फ्रॉड के ग्राउंड पे कहीं पे पकड़ा गया था तो 10 साल के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड। 10 साल के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड। इसका मतलब समझना है, इसका मतलब समझना कि 10 साल तक फ्रॉड के ग्राउंड पे आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। अच्छा, आप बोलोगे सर वो ट्रिब्यूनल वाले में तो 5 नहीं था, 5 था। ट्रिब्यूनल अगर ऑर्डर पास करता है फ्रॉड का, आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड। और अगर समझना कि कोई और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है तो आप कितने साल के लिए गए, 10 साल के लिए। इन दैट केस यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. So there are two things that you want to understand, right? This is your clause H. फाइनली आपका ये क्लॉज आई है, मैं अभी आपको ये पढ़ के दिखा रहा हूं, लेकिन क्लॉज आई को मैं इसके बाद के सेशन में, इसके बाद के वीडियो में आपको बताऊंगा जहां पे मैं इसको 144 के साथ पढ़ूंगा, राइट। अच्छा, पढ़ते पहले तो क्लॉज आई क्या है। अ पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विसेज रिफर्ड इन 144। अगर आप 144 वाली कोई भी सर्विसेज डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली देते हो तो भी आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाइड, राइट। सो दिस इज क्लॉज आई। मैं आपको सारे क्लॉज का एक बार रिवीजन करवा देता हूं, उसके पहले हम सबसेक्शन 4 में चले जाते हैं। सबसेक्शन 4 आप पढ़ते हो तो देखो क्या लिखा है, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इंकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन सबसेक्शन 3 आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, हेलो, अपॉइंट होने के बाद ही शैल वैकेट हिज ऑफिस। उसको इमीडिएटली अपना ऑफिस क्या करने का, खाली करने का। और इसको हम क्या गिनेंगे, कैजुअल वैकेंसी। कौन फिलअप करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको हम क्या गिनेंगे, कैजुअल वैकेंसी। कौन फिलअप करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन में, 30 डेज में। कौन सा सेक्शन, 139 सबसेक्शन 8, राइट। आपको इसका भी केस स्टडी दिया है। चलो मैं आपको चार्ट बुक के तरह सारी जो प्रोविजन है उसको एक बार रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। पहला तो मैंने बोला कि आपको मेजरली 4 सबसेक्शन याद रखने के। आपको मेजरली क्या याद रखने का, 4 सबसेक्शन। कौन से 4 सबसेक्शन, एलिजिबिलिटी, साइनिंग, डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन। 4 एलिजिबिलिटी, साइनिंग, डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन। अच्छा, उसके बाद मैं आपको है ना 9 क्लॉजेस के बारे में आपको रिवीजन करवा देता हूं। 9 क्लॉजेस, कौन से 9 क्लॉजेस। सबसे पहला लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट,
अदर देन एलएलपी, हेलो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। दूसरा लिखा है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दूसरा लिखा है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तीसरा लिखा है पर्सन इज अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तीसरा पर्सन हु और हुज रिलेटिव और हिज पार्टनर, तो तीन लोगों के बारे में बात है। इसमें तीन सब क्लॉज भी है, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन डेट फॉर अमाउंट मोर देन 5 लाख एंड गिवन गारंटी फॉर मोर देन 1 लाख। लेकिन हमको पता है कि इस केस में अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटी अप टू ₹1 लाख, और अगर 1 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटी है तो उस केस में उसको 60 डेज का करेक्शन पीरियड दिया गया है। अच्छा क्लॉज 5E पढ़ते हैं, जहां पे बोला है हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होता है कमर्शियल ट्रांजैक्शन, लेकिन दो तरह के कमर्शियल ट्रांजैक्शन को परमिट किया है, परमिटेड बाय ICI एंड आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। अच्छा क्लॉज क्लॉज आपका F जो है दैट इज अ रिलेटिव बीइंग अ डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन। फिर आपका क्लॉज G है फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज वेल एज मोर देन 20 कंपनी ऑडिट, और 20 कंपनी के ऑडिट में 4 तरह की कंपनी को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। फाइनली आपको बोला है कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड, अगर वो फ्रॉड के लिए कन्विक्ट हुआ 10 ईयर हैज नॉट elapsed। और फाइनली आपको बोला है कि बेसिकली प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एज कवर्ड इन 144, राइट। अच्छा सबसेक्शन 4 है दैट्स अ वेकेशन ऑफ ऑफिस। तो अगर मैं डिस्क्वालिफाइड हूं तो अपॉइंट ही नहीं हो सकता हूं, मेरे अपॉइंट होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन आया तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। दैट इज 143 सबसेक्शन 4 वेकेशन ऑफ ऑफिस। 4 सबसेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, 4 सबसेक्शन 9 क्लॉजेस, हाँ 4 सबसेक्शन 9 क्लॉजेस और 3 सब क्लॉज। हाँ 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज D, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। दैट्स ऑल अबाउट योर 141। दिस इज द फुल चार्ट, राइट। आई एम उमंग रतानी, थैंक यू।